जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीचर साइंस एमसीक्यू के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग बीटीसी पब्लिकेशन का जो बुक है यानी कि बिहार के सरकारी स्कूल में जो बुक चलती है क्लास 6 से लेकर के 10 तक, उसको पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं, उसके जो भी एमसीक्यू हैं। और उसी कड़ी में क्लास 6 का एमसीक्यू का पहला क्लास हम लोगों ने इससे पीछे के वीडियो सेशन में देखा था और आज ये दोस्तों आपका दूसरा क्लास है, जहां पे आप ये कह सकते हो कि लगभग में आपका जो क्लास 6 का साइंस पोर्शन का ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 2-4 चैप्टर और बच जाएंगे तो सर अगले सेशन में आपका क्लास 6 का पूरा साइंस एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के जो आपका पहला वीडियो और आज का वीडियो और जो फिर एक और वीडियो आएगी, इस 3 वीडियो में आपका क्लास 6 साइंस पूरी तरह से कवर हो जाएगा एमसीक्यू वाला पोर्शन। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आम है, साख है, झाड़ी है, वृक्ष है, कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर? आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसको बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं सर, आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी पेड़ पौधे को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका साख, दूसरा आपका कौन सा होता है? तो सर झाड़ी होता है, और तीसरा आपका कौन सा होता है? तो आप सभी याद रखेंगे वृक्ष। और मेरे मित्र इस तीनों में डिफरेंसेस क्या है? तो आप सभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे साख लिखा हुआ है, तो साख का मतलब क्या हुआ कि सर जो हम लोग साग सब्जी आम बोलचाल के भाषा में कह रहे हैं उसी चीज की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो साख होंगे इसका तना क्या होगा? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, हरा एवं कोमल होता है। कैसा होता है? हरा एवं कोमल होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जितने भी सब्जियां वगैरह है या फिर जो फूल वगैरह होते हैं वे सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? साग के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग हर्ब्स के रूप में भी जानते हैं इंग्लिश में। तो साग वे पौधे होते हैं जिसका जो तना होता है वो हरा और कोमल होता है। लेकिन जब हम लोग झाड़ी की बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका जो तना होता है वो क्या होता है? पतला होता है। कैसा होता है सर? पतला होता है। और इसकी सर लंबाई ज्यादा होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है। और साथ ही मेरे मित्र तना इसका कैसा होता है? काष्ठीय होता है। क्या होता है सर? काष्ठीय होता है। और ये सर साग के तरह कोमल नहीं होता है, ये थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन अगर हम लोग वृक्ष की बात करते हैं तो इसका तना कैसा होता है? आप सभी ध्यान में रखना, इसका तना मोटा होता है और क्या होता है? तो सर काष्ठीय होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा काष्ठीय होता है। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, वैसा पौधा जिसका तना हरा और कोमल हो साग कहलाएगा। झाड़ी मतलब तना उसका जो है वो पतला होगा और क्या होगा सर? लंबाई ज्यादा होगा और काष्ठीय नेचर का होगा। झाड़ी वगैरह आपका काष्ठीय नेचर का ही होता है। और वृक्ष जो है उसका तना बहुत ज्यादा मोटा होगा और साथ ही क्या होगा? काष्ठीय होगा। और मेरे मित्र इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि आम है, तो आप कहेंगे सर ना ये तो साख है ना ही झाड़ी है, ये क्या है सर? वृक्ष है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा संभल के सर इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए करती है। आप सबों को मालूम है कि जितने भी प्लांट होते हैं सर उन सभी में सर क्या होती है? लीफ होती है। और आप सबों को ये भी मालूम है कि प्लांट का जो लीफ होता है, पत्ती होता है, वो क्या कहलाता है? तो सर प्लांट का किचन कहलाता है। क्यों? क्योंकि पौधे के लिए जो भोजन का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? पौधे के पत्तियों में होता है। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए करती है। क्या करती है सर? तो पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है सभी में। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो आपसे कहा जा रहा है कि पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए करती है, तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी
कोई भी प्लांट का जो पत्ती भोजन बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के थ्रू बनाता है, और हम सबों को मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होती है सर, एडिक्वेट अमाउंट में जरूरी होती है, पर्याप्त मात्रा में जरूरी होती है। तो जाहिर सी बात है कि पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या करती है सर, तो सर भोजन का फॉर्मेशन करती है, किस प्रक्रिया के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के थ्रू। साथ ही आप सबों को मैंने कई बार बताया है, अगर आप सभी द लॉजिकल साइंस परिवार से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो मैंने ये चीज बताया है कि पौधे में जो जल का संवहन होता है वो किसके थ्रू होता है, आप कहते हैं सर जाइलम के थ्रू होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि पौधे के हर एक भाग में जल की आवश्यकता होती है, और चूंकि जाइलम जो है वो मिट्टी से जल को अवशोषित करता है, और यहाँ पे जो पौधे के पत्ती के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं पौधे में जल के सतत संवहन के लिए जरूरी होता है। आप कहेंगे क्यों, तो मेरे मित्र जाइलम के द्वारा जब पानी ऊपर पहुंचाया जाता है तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जो पौधे की पत्ती है उसमें पानी की भरपूर मात्रा उपस्थित हो जाए, और फिर क्या होगा, आप कहेंगे सर जल संवहन नहीं होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जल नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पत्ती में पानी पहले से स्टोर है उसको बाहर भी निकालना होगा। अब प्लांट कैसे बाहर निकालेगा, तो सर उसके लिए भगवान ने उसके अंदर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया दी है। ये क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे के पत्ती के द्वारा जो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है चला, इसी को इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ट्रांसपिरेशन न सिर्फ पौधे में जल के सतत लगातार संवहन के लिए जरूरी होता है, बल्कि पौधे के तापमान को संतुलित करने के लिए भी क्या होती है सर, वाष्पोत्सर्जन बहुत ही जरूरी होती है। तो कहीं ना कहीं यहां पे भी पौधे क्या करते हैं सर, पत्तियां क्या करती है, जल का उपयोग करती है। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ऑक्सीजन आपको कहां से मिलता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के उपरांत, और वहां पे भी क्या होता है सर, जल का उपयोग किया जाता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए करती है भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन, सभी चीज, यानी कि पत्तियां जो है वो जल को इन सभी क्रियाओं में क्या करती है सर, उपयोगी बनाती है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। बड़ा ही सरल सा सवाल कि जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहते हैं। मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहां होगा, पौधे के पत्ती में होगा। क्या है, तो सर भोजन बनाने की प्रक्रिया है। इसमें क्या बनता है, तो सर ग्लूकोज बनता है, और उप उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। और साथ ही मेरे मित्र प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, आप कहेंगे H2O और CO2। ध्यान में रखिएगा कि जो ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो हम सभी कहते हैं कि सर जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही सरल सा सवाल कि फूल का नर भाग है अंकुरी, पंख, यहां पे होगा पंखुड़ी, अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, फ्लावर का एक बेसिक डायग्राम, जब भी बात की जाएगी फ्लावर की तो आप सभी कहना कि फ्लावर का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है, आपको इस तरह की संरचनाएं दिखाई पड़ती है, इस तरह की संरचनाएं आपको दिखाई पड़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, तो आप सभी ध्यान में रखना कि इस पूरे संरचना को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। और ये आपको इस तरीके का लीफ, मतलब क्या कहते हैं इसको हम लोग, दलपुंज कहते हैं, और ये कुछ इस तरीके का होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, बाह्य दल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाह्य दल बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो बाह्य दल है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अंकुरी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अंकुरी कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, इस वाले पोर्शन को दलपुंज बोला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, पंखुड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंखुड़ी। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस पूरे संरचना को क्या कहते हैं हम लोग, पुंकेसर कहते हैं। और साथ ही ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, तो ये वाले पोर्शन को वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये वाला जो आपको
पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोला जाता है? वर्तिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्तिका। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। मेरे मित्र यूं तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो पुंकेसर है, जो पुंकेसर है, ये फूल का क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखना, ये फूल का नर भाग होता है। और साथ में ये जो पूरी संरचना आप देख रहे हैं, ये पूरी संरचना आप देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? स्त्री केसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्त्री केसर बोला जाता है। और चला जी आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो आपका स्त्री केसर है, इसको क्या बोला जाता है? फ्लावर का मादा भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लावर का मादा भाग बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी भी फ्लावर में अंकुरी, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर सभी उपलब्ध हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प कहा जाएगा। और किसी भी फ्लावर में अगर अंकुरी, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर में से कोई भी एक चीज नहीं है तो उसे क्या बोला जाएगा? आप सभी याद रखना, अपूर्ण पुष्प बोला जाएगा। बहरहाल आपसे क्वेश्चन ये करा गया है कि फूल का नर भाग है, आप सभी कहेंगे पुंकेसर। मेरे ख्याल से चीजों को आप समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेरे मित्र अगला क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फूल का मादा भाग है, ऑप्शन है पुंकेसर, स्त्री केसर, अंकुरी, पंखुड़ी, क्या कहेंगे? सर अभी जस्ट आपने बताया कि फूल का मादा भाग फीमेल पार्ट क्या हो जाएगा? स्त्री केसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है नर फूल, मादा फूल, अलिंगी फूल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि किसी भी फूल में जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुंकेसर होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुंकेसर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? याद रखिएगा, उसको हम लोग नर फूल कहेंगे। ठीक है। और जिसमें क्या होगा? सर स्त्री केसर हो, सिर्फ स्त्री केसर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? याद रखिएगा, उसको हम लोग मादा फूल कहेंगे। क्या कहेंगे? मादा फूल कहेंगे। और मेरे मित्र आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि पुंकेसर और स्त्री केसर, चूंकि हम लोग फूल के लिंग से कनेक्ट करके इसको देखते हैं, तो आप सभी ये याद रखेंगे कि अगर किसी भी फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट या फीमेल पार्ट है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो सर चूंकि उसमें एक ही लिंग होती है तो हम लोग कहेंगे कि वो एक लिंगी है। और ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी फ्लावर में आपका पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विलिंगी कहेंगे। और वैसा फ्लावर जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों में से कोई नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अलिंगी कहेंगे। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं, क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे नर फूल कहलाते हैं। और अगर क्वेश्चन करा जाता है कि ऐसा फूल जिसमें केवल स्त्री केसर होते हैं, पुंकेसर नहीं, तो आप कहते हैं मादा फूल कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, आप कहेंगे सर द्विलिंगी फूल कहलाएगा। और जिसमें एक ही रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एकलिंगी। और जिसमें कुछ नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे अलिंगी फूल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछा जा रहा है कि पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग पूर्ण पुष्प की बात करेंगे तो पूर्ण पुष्प में कितने भाग होंगे? 4 भाग होंगे। कौन कौन सा चेला जी? आप सभी याद रखिएगा, अंकुरी जो कि आपका नीचे वाला हरा वाला पार्ट होता है, पंखुड़ी जो कि आपका रंगीन होता है, और फिर क्या होगा? पुंकेसर, और फिर क्या होगा? तो सर स्त्री केसर। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर किसी भी फ्लावर में अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर मतलब कि इन चारों में से कोई एक नहीं है तो उसे क्या माना जाएगा? इनकम्प्लीट फ्लावर माना जाएगा। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं, आप कहेंगे 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? अंकुरी, पंखुड़ी और पुंकेसर और स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान में रखेंगे कि शरीर का कोई भी अंग जहां से मुड़ता है उसे संधि या जोड़ कहते हैं। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि संधि या फिर जोड़ कहते हैं तो 1 तथा 2 दोनों होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहा जा रहा है कि शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है। अस्थि का ढांचा यानी कि बोन की बात की जा रही है तो अस्थि का ढांचा क्या कहलाएगा? सर कंकाल तंत्र। मसल्स का जो ढांचा होगा वो क्या कहलाएगा? सर पेशी तंत्र। और पाचन तंत्र की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखना कि मुख गुहा से लेकर के रेक्टम तक की जो पोर्शन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। या मेरे मित्र आप सभी कह सकते हो कि आपके शरीर में भोजन को पचाने हेतु जो भी अंग होते हैं वे सभी मिलकर के क्या करते हैं? सर
पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा जा रहा है कि ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि है चल संधि, अचल संधि, कब्जा संधि, धुरान संधि। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में जो अलग अलग जोड़ हैं उसका अपना नाम है। चल संधि उस पॉइंट को बोला जाता है जहां के पोर्शन क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, और अचल संधि उस पॉइंट के जोड़ को बोला जाता है जहां पे चीजें मूवेबल नहीं होती है। और मेरे मित्र, जो आपका ऊपरी जबड़ा है और जो कपार की संधि है, ये जो कपाल जिसको हम लोग स्कल बोलते हैं, इसकी जो संधि होती है ये क्या होती है, अचल होती है, ये मूवेबल नहीं होती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि कब्जा संधि की बात करेंगे तो जो आपका कोहनी की अस्थि का जोड़ है, कोहनी की अस्थि का जोड़ है, ये क्या है सर? कब्जा संधि का उदाहरण है। कब्जा के तरह ही इसमें क्या होता है सर? जोड़ होता है। और धुरान संधि याद रखिएगा, धुरान संधि याद रखिएगा कि गर्दन और सिर का जो जोड़ है उसे क्या कहा जाता है सर? धुरान संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? मेरे मित्र, मनुष्य की अस्थियां खोखली नहीं होती है, जबकि पक्षी की बात करते हैं तो आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी पक्षी होते हैं उन सभी की अस्थियां खोखली होती है, लेकिन क्या होती है सर? मजबूत होती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाद बाकी छिपकली आप कहेंगे सर इसमें अस्थि होती ही नहीं है। अगर मांसाहारी जानवर की बात करेंगे तो सर बहुत ही मजबूत अस्थि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? याद रखिएगा मेरे मित्र, केचुआ क्या खाता है? मिट्टी खाता है। जबकि सांप के बारे में आप सभी समझ रहे होंगे, मछली के बारे में भी समझ रहे होंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा, क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत ही इजी है सर, बिल्कुल क्लास 6 का लेवल क्या होगा ये आप भी समझ सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट आपको इसमें से भी टकरा जाएंगे जो आपको रिकॉल रहना चाहिए और आपको याद रहना चाहिए एग्जाम दृष्टिकोण से, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चूंकि बेसिक से सारे चीजों को लेके चले हैं तो कहीं ना कहीं इसको पढ़ना पड़ेगा, भले ही टाइम कम लगे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रिविजन हुआ रहेगा तो आपको फिर लास्ट टाइम में ये मलाल नहीं रहेगा कि अच्छा हम क्लास 6 का ये वाला पोर्शन नहीं पढ़े, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट नजर आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में निर्जीव है, गाय सजीव है, घोड़ा सजीव है, पेड़ पौधे सजीव हैं, रेलगाड़ी क्या है सर? निर्जीव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में सजीव है, ये आपका कुर्सी है? नहीं होगा, मेज नहीं होगा, पत्थर नहीं होगा, बीज क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है, श्वसन मुख्य लक्षण है, वृद्धि भी लक्षण है, प्रजनन भी है, जबकि स्थिरता मुख्य लक्षण नहीं है। साथ ही मेरे मित्र, सजीवों के और अदर लक्षण की बात करेंगे तो आप सभी याद रखना, जो कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, और साथ ही साथ कॉन्शियसनेस के अलावे, चेतना के अलावे जो गति होती है, मूवमेंट होती है, वो क्या होती है सर? सजीव का मुख्य लक्षण होता है। और साथ ही जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो भी क्या होता है सर? सजीव का मुख्य लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, श्वसन, उद्दीपन, प्रकाश संश्लेषण। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3। श्वसन आप सभी समझ रहे हैं कि सर श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा क्या करता है? प्राप्त करता है। उद्दीपन, इसको हम लोग स्टिमुलेटिंग कहते हैं, किसी भी बाह्य कारणों से किसी भी प्लांट में जो परिवर्तन आता है उसी को उद्दीपन कहते हैं। जैसे छुई मुई के पौधे को अगर आप छू देते हैं तो वो मुरझा जाता है, किसके वजह से? बाह्य उद्दीपन के वजह से। उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है? गुलाब, गुड़हल, छुई मुई, मेहंदी। क्या होगा सर? छुई मुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि ऊंट निम्न परिवेश में पाया जाने वाला जंतु है, जलीय, पर्वतीय, मरुस्थलीय? कोई नहीं, आप कहेंगे सर मरुस्थलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारारेखीय शरीर होता है, धारारेखीय शरीर किसका होता है सर? मछली का होता है। घोड़े का, भालू का, मेढक का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, मैदानी क्षेत्र में? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जलीय क्षेत्र में? आप कहेंगे सर जलीय क्षेत्र में हम लोग मुंह ऊपर करके तैर सकते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम चलेंगे तो हमें सांस लेने में क्या होगी सर? कठिनाई होगी। जबकि रेगिस्तान क्षेत्र वगैरह में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी कहेंगे कि सर पर्वतीय क्षेत्र पर चढ़ेंगे तो किसी न किसी ऊंचाई पे चढ़ रहे होंगे, और ऊंचाई पे जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे सर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाएगी सर? कम होती चली जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 22 कि घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु किसे कहा जाता है? हिरन, शेर, घोड़ा, ऊंट, किसे कहेंगे सर? शेर को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि जलकुंभ भी पाया जाता है जंगल में, पर्वतों पर, जल में, बर्फ में। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है सर, और इसका आंसर आप सबों से उम्मीद करूंगा। और कुल मिला के मेरे मित्र आज के इस सेशन में आपका 23 क्वेश्चन ही था, और लगभग आपका 5 चैप्टर आज भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ये मैं भी कह रहा हूं, लेकिन रिवीजन के लिए बहुत ही जरूरी था। एक सेशन और होगा, क्लास 6 का साइंस एमसीक्यू धाराशायी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, जैसे कि आपने संधि और जोड़ से संबंधित देखा कि बॉडी में कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जिसका नाम याद रखना जरूरी होता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले तक वैसे टॉपिक जो क्रिटिकल है उसका पूरा का थ्योरी का लेक्चर लाया जाए, ताकि आप चीजों को और समझ पाओ। चूंकि क्वेश्चन तो आपको यहां मिल गया है, इससे आइडिया लग गया है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बन पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है। तो बहुत ही जल्द हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसका थ्योरी भी देखेंगे, और मेरे ख्याल से आज के इस सेशन को आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।